नमस्ते छात्राओं। आज हिंदी सुगम भारती इस पाठ्य पुस्तक में से हम पहली इकाई का चौथा पाठ देखने वाले हैं, जिसका नाम है श्रद्धा और प्रयास। इसके लेखक हैं काका कालेलकर जी, जो महाराष्ट्र के हैं। मराठी भाषी होकर काका साहब ने हिंदी की भी सेवा की है। आपने देश विदेश की अपनी यात्राओं के बड़े रोचक संस्मरण लिखे हैं। गांधी विचार के प्रचार प्रसार का अनुपम कार्य आपने किया। 1959 में भारत सरकार द्वारा आपको पद्म विभूषण की उपाधि से अलंकृत किया गया। आपकी प्रमुख कृतियाँ महात्मा गांधी का स्वदेशी धर्म, राष्ट्रीय शिक्षा का आदर्श हिंदी में, स्मरण यात्रा लोकमाता ये मराठी में तथा हिमालयनो प्रवास जीवनानो आनंद ये गुजराती में लिखी गई कुछ प्रमुख कृतियाँ हैं। श्रद्धा और प्रयास ये पाठ काका कालेलकर जी द्वारा लिखा गया एक पत्र है। प्रस्तुत पत्र में काका कालेलकर जी ने महात्मा गांधी जी के विचार, चिंतन, सिद्धांत, निष्ठा आदि का वर्णन किया है। आपका मानना है कि श्रद्धा, बुद्धि, समझ, अनुभव, सत्यनिष्ठा आदि गुण ही जीवन को सफल बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पाठ। चिरंजीव प्यारी पुत्री शांति। अपनी पुत्री शांति को कालेलकर जी ये पत्र लिखते हैं। तारीख 21 दिसंबर 1967 का पत्र मिला। इसमें भी अपना कोई विचार, अनुभव या निर्णय नहीं है। एक ही विषय का उल्लेख है। जो कुछ भी हम करें समझ बूझ कर करें, यह नसीहत अच्छी है। पूज्य बापू जी भी कहते थे कि मनुष्य का जीवन कर्ममय तो होना चाहिए, किंतु साथ साथ विचार भी हो। बापू जी के जर्मन जू दोस्त कैलेनबर्ग बापू जी से कहते थे, आपके हर काम के पीछे एक स्पष्ट विचार, चिंतन और सिद्धांत निष्ठा होती है। क्षण क्षण ऐसी नित्य जागरूकता देखकर हम आश्चर्यचकित होते हैं। देखिए, अपनी बेटी को जो पत्र लिखते हैं कालेलकर जी, हर एक विषय के ऊपर उन्होंने अपनी बेटी को पत्र लिखे हैं। इस पत्र का विषय तो एक ही है कि जो कुछ भी हमें करना है समझ बूझकर करना है। यह नसीहत यानी सलाह अच्छी है। और गांधी जी भी यही बात कहते हैं कि हमें कर्म करते रहना चाहिए। ये तो सही बात है, लेकिन कर्म करते समय उसे एक निश्चित सूझबूझ के साथ करना भी आवश्यक है। कर्म करते समय वो कर्म अच्छा है, बुरा है, अगर इसका सोच विचार ना करते हुए कर्म किया जाए तो ये सैद्धांतिक निष्ठा पर आधारित कर्म नहीं होगा। हमारे कर्म के पीछे हर बार एक स्पष्ट विचार, चिंतन और सिद्धांत निष्ठा होनी चाहिए। कर्म करते रहो, ये बात तो ठीक है, लेकिन कर्म करते समय वो कर्म अच्छा है या बुरा, इस बात का विचार करना, चिंतन और मनन करना भी उतना ही आवश्यक है। आगे देखिए, दूसरा प्रमाण पत्र गांधी जी को पंडित मदन मोहन मालवीय जी की ओर से मिला था। वे बापू जी से कहते थे, कैसा आश्चर्य है कि हम अनेक लोग मिलकर अनेक ढंग से चर्चा करने पर भी जब निर्णय नहीं कर सकते तब आपके पास आते हैं। आप सबको संतोष हो ऐसा निर्णय देते हैं अथवा रास्ता सुझाते हैं। यह तो ठीक है, लेकिन कितनी जल्दी तुरंत निर्णय देते हैं, बड़ा कौतुक होता है। पूज्य बापू जी के मुंह से ही ये बातें सुनी थी। पूज्य बापू जी सिद्धांत निष्ठ तो थे और उनके सिद्धांत उनको अंध नहीं बनाते थे। सिद्धांतों का निर्णय और अर्थ वे तार्किक बुद्धि से करते थे। इसीलिए मैं कहता था, गांधी जी कभी भी तर्कांध नहीं थे।
तुम्हारे पत्र हमेशा प्रश्नार्थक ही होते हैं, लेकिन तुम्हारे प्रश्न सुंदर ढंग से रखे जाते हैं। प्रश्न के आसपास का वायुमंडल उपस्थित करके ही प्रश्न को सजीव किया जाता है। इसीलिए प्रश्न की चर्चा करने में आनंद आता है और विचार विस्तार से लिखने की इच्छा भी होती है। देखिए, इस दूसरे परिच्छेद में पंडित मदन मोहन मालवीय जी का अनुभव लेखक हमें बताते हैं। गांधी जी तार्किक दृष्टि से विचार करने का प्रयास करते थे। इसका प्रमाण पत्र गांधी जी को पंडित मदन मोहन मालवीय जी के ओर से मिला था। बापूजी से वो अक्सर कहा करते थे कि जब भी कभी हमें किसी विषय पर निर्णय लेना होता था या हम अनेक लोग मिलकर किसी एक विषय पर निर्णय नहीं ले सकते थे, उस विषय पर अनेक ढंग से चर्चा करने पर भी हमें कोई निश्चित रास्ता नहीं मिलता था, तब हम आपके पास आते थे और आप झट से उस विषय को लेकर किसी का मन दुखाए बिना सबको संतोष करने वाला निर्णय सुना देते थे। ये कैसा हो सकता है? आप इतनी जल्दी, इतने तुरंत कैसे निर्णय दे पाते हैं? बड़ा कौतुक होता है कि आप किसी भी समस्या का हल इतनी आसानी से निकाल लेते हैं। बापूजी ने स्वयं कालेलकर जी को ये बात बताई थी। इसका अर्थ कालेलकर जी क्या कहते हैं कि सिद्धांतों का निर्णय और अर्थ बापूजी तार्किक बुद्धि से करते थे। इसीलिए गांधी जी कभी भी तर्कांध नहीं थे। मतलब जो बातें सिर्फ हमें योग्य लगती हैं, वो हम किसी और पर जब थोपते हैं तो उसे कहते हैं तर्कांध। लेकिन गांधी जी तर्कांध नहीं थे। वो हर एक बात का हर ओर से विचार करने के बाद ही किसी एक निश्चित निर्णय पर पहुंच जाते थे। अब यहाँ पर कालेलकर जी अपनी बेटी से कहते हैं कि तुम्हारे भी पत्र हमेशा प्रश्नार्थक होते हैं। तुम अपने प्रश्नों को बड़े सुंदर रूप से सामने रखती हो। प्रश्न के आसपास जो वायुमंडल होता है, वायुमंडल मतलब जिस प्रकार का प्रश्न पूछा गया है, वो कब पूछा गया है, कहाँ पूछा गया है, किससे पूछा गया है, इन सारी बातों का विचार करके हम जब प्रश्न पूछते हैं तो उस प्रश्न को सजीव किया जाता है। उस प्रश्न की चर्चा करने में तब आनंद आता है। इसीलिए सवाल ज़रूर पूछने चाहिए, लेकिन सवाल पूछते समय हम किससे पूछ रहे हैं, किस विषय में पूछ रहे हैं, इसका भी ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक होता है। चलिए अब अगला परिच्छेद देखते हैं। श्रद्धा, बुद्धि, समझ, अनुभव, कल्पना, अभ्युपगम आदि सब बातें अपनी अपनी दृष्टि पेश करती हैं, किंतु जब हम जीवन दृष्टि को प्रधानता देते हैं तब इन सभी का आप ही आप सामंजस्य हो जाता है। जीवन ही एक ऐसा सर्वमंगलकारी तत्व है जिसमें सब शुभ दृष्टियों का अभयदान है। सामंजस्य और समन्वय ही जीवन का सच्चा व्याकरण है। अब देखिए लेखक क्या कहते हैं कि रोज़मर्रा के जीवन में तो श्रद्धा, बुद्धि, समझ, अनुभव, कल्पना और अभ्युपगम इन सभी शब्दों का या इन सभी बातों का एक अलग अलग दृष्टिकोण होता है, अलग अलग अर्थ होता है। लेकिन अगर हम जीवन दृष्टि से मतलब जीवन को महत्व देकर हम देखें तो इन सभी का अपने आप में सामंजस्य हो जाता है। ये एक दूसरे से लड़ते नहीं हैं, बल्कि हाथों में हाथ लेकर हमें दिखाई देते हैं। कई बार हम कहते हैं कि हमारी किसी भगवान पर श्रद्धा है, लेकिन तभी कोई विज्ञानवादी व्यक्ति कहता है कि बुद्धि ही सबसे बढ़कर है। कोई व्यवहारी व्यक्ति उसे कहेगा कि अरे आपके पास समझदारी नहीं है, तो आपकी श्रद्धा और बुद्धि का तो कोई उपयोग नहीं। लेकिन इसके साथ साथ जीवन में अनुभव का होना भी आवश्यक होता है। कभी
कभी कभी हमें कल्पनाएं भी जीवन जीने का एक नया रास्ता सुझाती हैं। अभ्युपगम यानी किसी चीज़ का, किसी तर्क का अंगीकार करना, उसके पास जाना। ये सारे शब्द देखें तो अलग अलग हैं, लेकिन अगर हमें जीवन जीने की दृष्टि से इन्हें देखा जाए या जीवन जीने के लिए हम इन शब्दों का इस्तेमाल करने लगे तो हमें झट से पता चलता है कि ये सारे शब्द एक दूसरे के साथ बंधे हुए हैं। इनमें अगर सामंजस्य हो, समन्वय हो, तभी हमारा जीवन एक निश्चित राह पर चलने लगता है। जीवन सर्वमंगलकारी तत्व है, इसमें सबका मंगल हो यही कामना होनी आवश्यक होती है। इसीलिए अगर मैं किसी चीज़ पर श्रद्धा रखता हूँ, किसी बात पर विश्वास करता हूँ, तो मुझे करना चाहिए कि सिर्फ मेरी बातें नहीं बल्कि दूसरों की बातों का भी विचार करना चाहिए, उनके सुझावों के बारे में सोचना चाहिए और बाद में सभी विचारों का विनिमय करने के पश्चात एक किसी अंतिम निर्णय तक मुझे पहुंचना चाहिए।